अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जो है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है और इसको किसने और किस तरह से डिस्कवर किया गया था। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ग्रेविटेशन को जो फर्स्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वो मिस्ट्री ये थी कि हमारे प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, हमारे सन के अराउंड ये अपने ऑर्बिट्स के अंदर ही क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि अपने ऑर्बिट्स छोड़ दें, या फिर ऐसी क्या वजह है जो इनको मजबूर कर रही है ये अपने ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करें। तो ये बैठा हुआ था एक सेब के दरख्त के नीचे। ऐसा होता है कि सेब के दरख्त से एक सेब गिरता है और इसके सर में आके लगता है, तो ये चीज़ इसे सोचने पे मजबूर कर देती है कि एक ऐसी क्या चीज़ है जो सेब को दरख्त से नीचे की तरफ ही लेके आई है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सेब जब भी दरख्त से गिरा है ये ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये इसी ही कश्मकश में मगन था कि इसके माइंड में एक ऐसा आइडिया आता है जिससे ना सिर्फ उसे उन सवालात का जवाब मिल जाता है कि सेब दरख्त से नीचे ही क्यों आया है, बल्कि इन सवालात का भी जवाब उसे मिल गया कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये अपने सन के अराउंड ही क्यों रिवॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर न्यूटन ने कंक्लूड किया कि हमारी ज़मीन के गिर्द एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उसी ही फोर्स को उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया था। वही फोर्स थी जिसकी वजह से एक सेब के दरख्त से सेब गिरा था और नीचे की तरफ आया था, और इसी तरह वही फोर्स है मौजूद है हमारे इन प्लैनेट्स के दरमियान जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और वही प्लैनेट्स अपने ही ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इसी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को लेके न्यूटन ने अपना एक लॉ बनाया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए देखते हैं ये लॉ हमें क्या कहता है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ये कहता है कि कायनात में मौजूद हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किस चीज़ के साथ? एक फोर्स के साथ। तो वो फोर्स का इन चीज़ों के साथ उसने रिलेशन बनाया था, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, जो उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और इनके सेंटर्स के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आइए इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर आर टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं जिसका मैस, एक है इसका मैस m1 है और दूसरी बॉडी है जिसका मैस क्या है, m2 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने d कहा हुआ है। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग कि हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी m1 है, ये अट्रैक्ट करेगी m2 को अपनी तरफ, इसी तरह m2 अट्रैक्ट करेगी m1 को अपनी तरफ। एक किस चीज़ के साथ? एक फोर्स के साथ जिसको हमने F का हुआ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स इनके मैसेज के, बॉडी m1 जो है उसका मैस m1 है और दूसरी बॉडी है उसका मैस क्या है, m2 है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स कि अगर इनका मैस ज़्यादा होगा तो ये फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर इनका मैस कम होगा तो फोर्स कम होगी। और दूसरा इसने रिलेशन निकाला था किन चीज़ों का, और ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनके जो डिस्टेंस होता है d इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगेन इस चीज़ को हम मैथमेटिकली समझते हैं। हमने ये कहा था कि जो फोर्स थी F जो दो बॉडीज़ m1 और m2 के दरमियान है, इनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही फोर्स उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने इन दोनों को मिला के दो इक्वेशंस बना ली, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, और इसी तरह दूसरी हमने इक्वेशन बना ली F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर के। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाएगा, m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। हम जानते हैं जैसे ही हम किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह कोई ना कोई हम कांस्टेंट लेके आते हैं।
तो इस केस में हम जो कांस्टेंट लेके आए हैं वो हमारे पास है जी, कैपिटल जी। आइए अगेन देखते हैं कि ये जी क्या है और हमें इससे क्या क्या पता चलता है। हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मैंने पहले ही कहा है कि जब भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, वो कांस्टेंट क्या है, जी है। इट इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया था। अगर इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट का नाम दिया तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर। जिसकी वैल्यू क्या होगी, हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर ऐसा यूनिट्स की बात करें तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है ऐसे यूनिट्स के अंदर, ये आपने माइंड में रखनी है। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि जी की ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये 10⁻⁻11 के अंदर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल, कि हमारी कायनात के अंदर भी जिस्म मौजूद हैं, क्यों हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते कि ज़मीन के ऊपर जो हमारी जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ तो हमारी बहुत बड़ी है, इस वजह से अर्थ के ऊपर जो मैसेज हैं वो क्या हैं, बहुत कम है। इस वजह से ये फोर्स हमारे दरमियान है सही, लेकिन हमें फील नहीं होती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जो हमारा वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हमारा वेट हमें ज़मीन के ऊपर फील होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।